हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। आई नो आपकी स्टडी जो है बहुत ही अच्छी चल रही होगी और प्रिपरेशन भी बहुत ही बेस्ट होगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज सब जो है मैं बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस लेके आया हूं। ठीक है, देखते हैं कि किस तरीके का सेट रहने वाला है। और यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, देन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस अपनी वीडियो को बिना देर किए। देखते हैं क्या कुछ होने वाला है आज की वीडियो में खास आप लोगों के लिए। तो चलिए जैसे कि देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन जो है, सिंधु सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किससे संबंधित है? फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक एज यानी कि प्राग ऐतिहासिक युग, या आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, या उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो बेसिकली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो किससे संबंधित है? आगे ऐतिहासिक युग से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, अब बात आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आप सभी जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर बहुत सारी साइट्स हैं जो कि खोजी गई थी। ठीक है, बहुत सारे स्थल भी बोल सकते हैं आप जो खोजे गए थे। ठीक है, अब सबसे पहली बात आती है जो इनके अंदर मेन पूछे जाते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है आपसे एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन पूछा जाता है तो रावी नदी के तट पर। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछा जाता है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, सिंधु। और बात आती है जो मोहनजोदड़ो है, ये इसका जो उदय हुआ है, यानी कि इट इज द ओरिजिन ऑफ द सिंधी लैंग्वेज। ठीक है, सिंधी लैंग्वेज से हुआ है इसका, फ्रॉम द सिंधी लैंग्वेज। सिंधी लैंग्वेज में इसका अर्थ क्या होता है तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता मतलब कालीबंगा स्थान पर। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है कि डॉकयार्ड या प्राचीन गोदी खाना कहाँ पाया गया, उसका साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो कहाँ मिले? गुजरात में, जो कि लोथल यानी कि वर्तमान समय में आप गुजरात बोल सकते हैं, भगवा नदी के किनारे स्थित है। तो इतना आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? तो सत्यमेव जयते जो है शब्द कहाँ से लिया गया? ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुंडोक उपनिषद, मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और ऋग्वेद जो आप सभी जानते हैं कितने वेद है हमारे? 4 वेद है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद किससे संबंधित है? भगवान की पूजा निष्ठान से संबंधित है। ठीक है, और ये यजुर्वेद यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित, और सामवेद संगीत से, और अथर्ववेद जादू टोना काली मंत्र वगैरह, और किसी के ऊपर क्या करना, किसी को अपने वश में करना, जिसे आप बेसिकली बोलते हैं वशीकरण या हिप्नोटाइज। ठीक है, तो उससे संबंधित है, इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, यानी कि पूछ रहा है ऐसा कौन सा राजा है जिसने विक्रमादित्य का टाइटल एक्सेप्ट किया था? ठीक है, तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अब बात आती है गुप्त डायनेस्टी जो है उसका फाउंडर कौन था? तो उसका फाउंडर कौन था? श्रीगुप्त, जो कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, आप इतना याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि रसायन का सिद्धांत, या आप बेसिकली इसको आमतौर पे जो बोला जाता है आप बोल सकते हैं इसको हड़प नीति। ठीक है, हड़प नीति का सिद्धांत किसने लागू किया था? इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। अब बात आती है लॉर्ड डलहौजी के काल में क्या क्या कार्य हुए। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के काल में क्या क्या कार्य हुए थे? ठीक है, ट्रेन चलाई गई। ठीक है, जो पोस्टल स्टैम्प या डाक प्रणाली बोल सकते हैं आप, पोस्टल प्रोसेशन जो है वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये आप याद रखें। प्रेस का आविष्कार भी इसी के काल में हुआ था। ये सब याद रखेंगे आप। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती? यानी कि पौंडीचेरी या पुडुचेरी जो है वो अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर नहीं करता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल। तो किसके साथ बेसिकली नहीं करता है? वो कर्नाटक स्टेट के साथ नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। माजुली विश्व का सबसे बड़ा द्वीप
या नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? असम स्टेट में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो किस नदी के ऊपर बना हुआ है ये भी आपको याद होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई पूछता है तो कितनी लंबाई है इसकी? 2929 किलोमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है जब ये भारत के अंदर किस स्थान से प्रवेश करती है, भारत के अंदर, और किस नाम से जानी जाती है? तो भारत के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। और किस नाम से जानी जाती है? वहाँ पे दिहांग दिबांग के नाम से जानी जाती है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज भी आपको याद होनी चाहिए, कौन कौन सी होती है? सुबनसिरी होती है, ठीक है, तिस्ता, मानस और आपकी दिहान दिबांग। ठीक है, ये सब क्या है? इसकी सहायक नदियाँ। तो इतना आप याद रखें। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? यानी कि कौन सा फंडामेंटल राइट्स है जो कि बाहर के नागरिक या आउटसाइडर बोल सकते हैं आप, उनको प्राप्त नहीं है? तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, या राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार उन्हें नहीं है, क्योंकि वो क्या है? वो भारत के देश के नागरिक नहीं है। ठीक है, अब बात आती है इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये आर्टिकल किस में संबंधित है? आर्टिकल 14 में। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछता है राइट टू या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो ये किस में आता है? 23 से 24 आर्टिकल में, जिसे आप क्या बोलते हैं हिंदी में? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसी तरीके से राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किस में आता है? आर्टिकल 19 में फर्स्ट में आता है, स्पीच। ठीक है, राइट टू स्पीच। ठीक है, इसी तरीके से राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन से मूल अधिकार या मौलिक अधिकार हैं जो कि समाप्त नहीं होते हैं एट द या ड्यूरिंग ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, जब आपातकाल की घोषणा होती है तो जब भी वो समाप्त नहीं होते तो कौन कौन से हो? 20 और 21 जो है वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, वो कभी भी आपके प्रतिबंधित नहीं होते। तो इतना आप याद रखेंगे। लोसांग उत्सव मनाया जाता है। गाइस आप सभी जानते हैं कि स्टैटिक जीके का जो पार्ट है डांस का, हर किसी एग्जाम के अंदर आजकल क्या है, डांस का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। डांस और एक सेंसस का, जनगणना का क्वेश्चन। तो डांस से भी क्वेश्चन आता है। तो डांस में लोसांग उत्सव मनाया जाता है, कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? तो लोसांग आपका मनाया जाता है किसमें? सिक्किम स्टेट में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से केरल से कौन कौन से होते हैं? केरल से आपका कथकली होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपसे अभी थोड़े दिन पहले ही करंट अफेयर में भी चर्चा में रह चुका है, त्रिशूर पर्व या त्रिशूर पूरब उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी केरल में। तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, सबसे बड़ी बात है कि किसके बर्थ पे यानी कि किसकी एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। राष्ट्रपिता जिसे बोलते हैं आप, 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हमारे किसका जन्म होता है? महात्मा गांधी जी का। और यहाँ 2 अक्टूबर लिखा है, इससे एक चीज और आप याद रखेंगे, 2 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ था? पहली ग्राम पंचायत का गठन हुआ था, कहाँ पे? राजस्थान के नागौर में। तो ये भी आप याद रखेंगे। इसी तरीके से ऑप्शन ए दे रखा है, 10 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? 10 दिसंबर को बनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे। और 30 जनवरी और 23 मार्च में थोड़ा सी कंफ्यूजन है, क्योंकि दोनों दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को किस लिए मनाया जाता है? कि 30 जनवरी को गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, यानी कि हत्या हो गई थी, इसलिए बनाया जाता है। और 23 मार्च को क्यों बनाया जाता है? शहीदी दिवस, यानी कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई थी, इसलिए बनाया था। तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। रुक्मणी देवी अरुणडेल कला की किस विधा से संबंधित है? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल, यदि आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी होगी तो आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली याद होगा। तो ये किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लासिकल डांस। ठीक है, तो क्लासिकल डांस में अब क्वेश्चन आता है कि कौन से क्लासिकल डांस से रिलेट करती है? तो ये किससे करती है? भरतनाट्यम। तो इतना भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और भरतनाट्यम से कौन कौन करता है? लीला सैमसन करती है। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति करती है, टी बाला सरस्वती। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर।
बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है, यानी कि लोक नृत्य है, ये भी बोल सकते हैं। लोक कला शैली के क्वेश्चंस भी आते हैं जिस तरीके से, जैसे कि आपसे पूछ लेगा यूपी के अंदर, ठीक है, यूपी के अंदर कौन सी लोक कला शैली होती है, ठीक है, यूपी के अंदर कौन सी होती है, चौक पूर्णा होती है, ठीक है। इसी तरीके से आपसे बिहार से पूछता है, और पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से पूछता है, अल्पना होती है, ठीक है, और अर्पण होती है। इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो आपकी जो बाउल गायन कहाँ की लोक कला शैली है, तो बंगाल स्टेट की, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। और बंगाल के नृत्य कौन कौन से होते हैं, कीर्तन होता है, ठीक है, गंभीर या गंभीरा, ठीक है। तो ये सब कहाँ पे होते हैं, पश्चिम बंगाल में। तो इतना आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। हरि प्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल किया या अर्जित किया? तो हरि प्रसाद चौरसिया जो किस फील्ड से रिलेट करते हैं, फ्लूट वादक, यानी कि वो बांसुरी वादक है, हरि प्रसाद चौरसिया। इसी तरीके से एक नाम और पूछा जाता है, पन्नालाल घोष। तो पन्नालाल घोष भी किससे संबंधित है, बांसुरी वादक है वो भी। तो इतना आप याद रखेंगे। और तबले का आविष्कार किसने किया था? तबले का आविष्कार और सितार का आविष्कार और खड़ी बोली का आविष्कार करने वाले कौन थे? अमीर खुसरो, ठीक है। और अमीर खुसरो जी का मूल नाम या वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन, ठीक है। इतना आप याद रखें। और उनके गुरु का नाम या ये किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इतना आप याद रखेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली, यूपी में। और यूपी में वर्तमान समय में एटा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर कहाँ स्थित है? यानी कि आप इसको श्रीरंगपट्टनम भी बोल सकते हैं, श्रीरंगनाथ मंदिर भी बोल सकते हैं। तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी तिरुचिरापल्ली में स्थित है। पहले से खोले गए प्रोग्राम में स्विच करने के लिए आप किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? तो पहले से खोले गए प्रोग्राम में स्विच करने के लिए आप किस कीबोर्ड का यूज करेंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस टैब का यूज करेंगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन से? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स, ठीक है। और कब हुई थी? 1784 में। तो इतना भी आप याद रखें। खिलाफत आंदोलन 1919 में डैश में शुरू हुआ, ठीक है। यानी कि पूछ रहे जो खिलाफत आंदोलन है वो बेसिकली किस चीज़ के लिए होता है? भारत में मुसलमानों को एक करने के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस को सहयोग देने के लिए, या फिर तुर्की के खलीफा के प्रति खराब व्यवहार के विरुद्ध प्रतिरोध के लिए, मुस्लिम लीग आंदोलन का विरोध करने के लिए। तो खिलाफत आंदोलन किस लिए होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ गलत दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर, ठीक है। बी नहीं होगा, सी हमारा राइट होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। यानी कि सी जो है तुर्की के खलीफा के प्रति खराब व्यवहार के खिलाफ प्रतिरोध के लिए, ठीक है। और उस समय जो वहाँ पे खलीफा की पोस्ट थी, या खलीफा का जो वहाँ का खलीफा था, उसका एक नाम भी बहुत फेमस है, वो भी आप याद रखेंगे, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ठीक है। आई रिपीट, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तो ये आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी में पिघली हुई चट्टान को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की पपड़ी में पिघली हुई चट्टान को क्या कहा जाता है? मैग्मा, मेल्टेड रॉक, प्यूमाइस या लावा। यानी कि मैग्मा, पिघली हुई चट्टान, प्यूमिस या लावा। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, लावा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। दोस्तों, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा टारगेट है 1000 प्लस का, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। आप सभी जानते हैं कि कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है एक कंटेंट तैयार करने में। यदि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपके लिए अच्छे से अच्छे बेस्ट क्वेश्चन लाएंगे, जिससे आपको सिलेक्शन में हेल्प मिले। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पारसनाथ निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो पारसनाथ निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो पारसनाथ आपकी, यदि आप इसमें थोड़ा तुक्का भी लगाए तो बिहार तो आपका बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। उड़ीसा भी नहीं हो सकता, ठीक है। तेलंगाना और झारखंड में से आप देख सकते हैं। तो झारखंड हमारी, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, पारसनाथ जो है झारखंड स्टेट की सबसे ऊंची चोटी है। अब आप सभी जानते हैं हाईएस्ट पीक का क्वेश्चन भी कभी कभार बेसिकली पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं, वो बस दो तरीके के क्वेश्चन पूछता है। या तो आपसे पूछ लेगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, वो आप सभी को पता होना चाहिए, माउंट एवरेस्ट। कहाँ पे है? नेपाल में, ठीक है। नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? सागर माथा के नाम से। और यदि आपसे पूछ लेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2
गॉडविन ऑस्टिन। तो इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपसे पूछता है कि अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो सैंडल पीक, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछता है पौंडीचेरी, सॉरी पौंडीचेरी नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा है, नारचो, नारचो हाईएस्ट पीक ऑफ द लक्षद्वीप। तो इस तरीके से आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है, यानी कि पूछ रहा है जो बेसिकली लिटरेसी रेट की कैलकुलेशन की जाती है इंडिया के अंदर, तो वो ऐसी कौन सा रीजन है जिसके अकॉर्डिंग की जाती है, कुल जनसंख्या से, या पुरुषों की जनसंख्या से, वैश्यों की जनसंख्या से, या 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर, यानी कि 7 वर्ष के जितने भी पुरुष हैं या ना, जो भी है लेडीज है, यानी कि बच्चा ही होता है 7 वर्ष का, तो यदि वो एट द एज ऑफ 7 ईयर्स है तो वो किसके अंदर गिना जाएगा, लिटरेसी रेट के अंदर, यानी कि वो एक लिटरेट पर्सन है, यानी कि एक साक्षर पर्सन है। तो इतना आप याद रखेंगे। और आप सभी जानते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, यानी कि 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग जो हाई लिटरेसी रेट है वो कितना है, 70.4%, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। हाल ही में तेज गेंदबाज डेविड जॉनसन का निधन हो गया, वह किस टीम से रहे, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये करंट अफेयर्स के मैंने कुछ इसमें ऐड किया, जिससे आपको क्या होगा, हेल्प मिलेगी। जो रिसेंटली कुछ भी हुआ है या कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है या किसी का निधन हुआ है, वो किस से रिलेट करता है। इस तरीके से स्पोर्ट्स से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, जो कि स्टैटिक जीके या करंट अफेयर्स दोनों का मिसलेनियस क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है गेंदबाज डेविड जॉनसन, वो किस टीम से खेलते थे, यानी किस टीम के नागरिक थे, या भी बोल सकते हैं आप, तो इंडिया के, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वो भारत देश के निवासी और भारत देश के खिलाड़ी थे, भारतीय टीम के फास्ट बॉलर डेविड जॉनसन, जो कि हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया है। तो आप सभी जानते हैं हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया है, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। अब बात आती है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, बिहार के अंदर स्थित है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का फाउंडर कौन था, ये क्वेश्चन पूछता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का फाउंडर कुमार गुप्त, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। आप सभी जानते हैं कि इतिहास में सबसे ज्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है, एक नालंदा और दूसरी तक्षशिला, जो कि कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित ब्रिक्स खेलों में भारतीय टेनिस टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो ब्रिक्स में, यानी कि ब्रिक्स गेम्स में भारत ने टेनिस गेम के अंदर कौन सा मेडल जीता है, ऑप्शन नंबर सी, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं, कांस्य पदक। हाल ही में किस राज्य में 65% आरक्षण कानून को समाप्त कर दिया गया है। तो आप सभी जानते हैं, अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर भी आ रहा था, आप सभी जानते हैं, अभी भी चर्चा में है ये विषय। तो 65% आरक्षण रिजर्वेशन जो कि बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है, कहाँ पर, बिहार के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन खत्म होता है। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय सेशन।